Alright, so this is a marathon for thermal energy और ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, इजी वर्ड्स में ले लो। सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम, डिटेल में कर लेंगे और पास पेपर्स भी कर लेंगे। सही है। अच्छा, थर्मल एनर्जी सबसे पहली बात होती क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब मुझे बताइए एक कान से गई या दूसरे कान से निकली, समझाना का मेरा है, अंदर फिट करवाता हुआ। देखो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी कह लो, ये होती क्या है, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी से, जैसे ये बॉडी वन है, ये बॉडी बी है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। और एक ही याद करनी है आपने, वो की क्या है कि भाई हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी पे जाती है। अब कैसे, ध्यान से देखो, आपके पास एक कप है चाय का, ठीक है, एंड इस चाय के कप के अंदर ना हमने एक बॉल डाली हुई है, हमारे पास एक बॉल थी, ठीक है। अच्छा, एक चाय का कप है, उसके अंदर चाय है, अभी चूल्हे से उतारी है, उस चाय का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, एंड एक बॉल है मेरे पास छोटी सी रबड़ की, उसका जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 24 के अराउंड है। मैंने क्या किया, इस बॉल को इस कप के अंदर डाल दिया। अब देखना होगा क्या, इस चाय के अंदर जो हीट होगी ना, जो थर्मल एनर्जी होगी, ये क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता बॉल के अंदर जाना शुरू कर देगी, बॉल के अंदर जाना शुरू कर देगी। क्यों जा रही है भाई, मैंने अभी आपको बताया कि भाई थर्मल एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ का टेम्परेचर 24 है, यहाँ का 60 है, डिफरेंस है ना, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर होगी चाय से बॉल के अंदर। एंड चाय से बॉल के अंदर क्यों, हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में जाती है। चाय इस एग्जांपल में आपकी गर्म है एंड बॉल आपकी ठंडी है, तो चाय से जो हीट है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी बॉल के अंदर। अगर थर्मल एनर्जी में मसला आ रहा है समझने में, तो इसको हीट ले लो, हीट ले लो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब बेसिकली आपको बताया कि भाई हम आपके पास जो है ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास 3 प्रोसेसेस हैं जिससे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का मतलब बताया, हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। 3 तरीके होते हैं, आपको 3 तरीके होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए आपकी हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कंडक्शन, सेकेंडली यू हैव कन्वेक्शन, एंड थर्डली यू हैव रेडिएशंस। कंडक्शन जो है बेसिकली ये सॉलिड्स के लिए है, कन्वेक्शन आपके पास फ्लूइड्स के लिए है, फ्लूइड्स में आपके पास लिक्विड्स आ रहती हैं, गैसेज आ रहती हैं, एंड रेडिएशन जो है ये आपके पास सबके लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा, कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब कंडक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें कराता हूँ जो आपने छोटी क्लासेस में की होंगी, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, अब छोटे होते हमें पढ़ाया जाता है कि भाई आपके पास ना 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर आपके पास वो सॉलिड होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कंडक्टर है, वो गुजर जाएगी, ठीक है। और इंसुलेटर्स आपके पास वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से आपकी बिजली नहीं गुजर सकती, जैसे बिजली आ रही है, ये रुक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। तो बेसिकली कंडक्टर्स इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इंसुलेटर्स इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये करवाने का मकसद क्या है, देखो कंडक्टर्स के अंदर ना मोस्टली मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन वगैरह, और इंसुलेटर्स में नॉन मेटल्स आ जाते हैं, वुड, प्लास्टिक, स्पंज एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या है, पहले तो जानते हैं ऐसा होता क्यों है, आपको बताया जाता है लेकिन बताता हूँ होता क्यों है। देखो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो मेटल्स होते हैं मोस्टली दे आर कंडक्टर्स, एंड मेटल्स में ना आपके पास क्या होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन इन एटम्स के दरमियान छोटे छोटे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जा सकते हैं। और ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ बिजली भी कैरी कर सकते हैं, दैट्स वाई मेटल के अंदर बिजली गुजर सकती है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास नॉन मेटल्स में नहीं होते, दैट्स वाई नॉन मेटल्स में से बिजली नहीं गुजर सकती। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या था, अब आ जाओ, अब कंडक्शन पे आते हैं।
कंडक्शन बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे आपके पास हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अच्छा, कंडक्शन इज फॉर सॉलिड्स। ठीक है, कंडक्शन बेसिकली मेन मेथड है जिसके ज़रिए सॉलिड्स के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है। सही है। अच्छा, ओके, अब देखो भाई, अब बताने का मकसद ये था कि भाई आपके पास जो इंसुलेटर्स होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, हीट भी बहुत आराम आराम से पास करती है। जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, हीट भी बहुत जल्दी पास कर जाती है। अब भाई मुझे पता है समझ नहीं आने वाली, नहीं समझ आने वाली। प्रेशर कुकर सबको पता है, या फ्राई पैन ले लो, कुछ भी ले लो जो बर्तनों का पता होगा आपको, जो घर में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास जो मोस्टली बर्तन होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन पीछे ना एक वुडन पार्ट लगा होता है पकड़ने के लिए, प्लास्टिक का पार्ट लगा होता है। क्यों लगा होता है भाई? आप पतीले को चूल्हे पे रखो, उस पतीले के जो आयरन होगा या स्टील होगा, उसके आप किसी भी कोने में 15 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद हाथ नहीं लगा पाओगे, वो इतना गर्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी नोटिस करोगे जो लकड़ी लगी होती है वो ठंडी रहती है एज कम्पेयर टू द आयरन पार्ट। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया, जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, इनके अंदर से हीट बहुत आराम से गुजर जाती है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जैसे बस ये हमारे मेटल के पार्टिकल है, इनके एक पार्टिकल से बी पार्टिकल में हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, इसलिए पकड़ने के लिए हमेशा जो ग्रिप्स होती हैं ना वो नॉन मेटल्स की होती हैं। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, मेटल्स में मोस्टली आपका स्टील आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, कॉपर आ जाता है। नॉन मेटल्स में टायर, वुड, डायमंड, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि भाई किस रेट से एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब इसका मतलब दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आपके पास एक चीज़ है, ये आपके पास ये मेटल है आपके पास, ठीक है, मेटल के पार्टिकल्स हैं, और आपके पास नॉन मेटल के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल है। अब हीट ने ना यहाँ से यहाँ जाना है, दोनों दोनों एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अच्छा, अब जो मेटल है ना, सुनना ध्यान से सुनना, ये मेटल है आपके पास और ये आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा ना वो कितना था, 3 सेकेंड्स, एंड नॉन मेटल को 10 सेकेंड्स लगे। तो किसकी कंडक्टिविटी अच्छी है भाई? आपके पास कंडक्टिविटी अच्छी है मेटल की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई कितनी जल्दी एक ऑब्जेक्ट की पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में थर्मल एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र होती है, उससे आप कहते हो कंडक्टिविटी। सही है। अब जैसे ही आप मेटल से लिक्विड्स गैसेस की तरफ जाते हो, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। मेटल्स में सबसे अच्छी, नॉन मेटल्स में सही है, ठीक है, और लिक्विड्स गैसेस में बहुत ही बुरी, लिक्विड्स में बुरी और गैसेस में बहुत ही बुरी। अच्छा, अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन एक मेन मेथड है जिसके ज़रिए मेटल्स के अंदर आपके पास सॉलिड्स के अंदर आपके पास एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। अब होती कैसे ही जानते हैं। ये आपके पास भाई एक मेटल है या सॉलिड कह लो, सही है। सारे सॉलिड के पार्टिकल जिस तरह के होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं साथ। अब होगा क्या, सुनना, मैंने इनको हीट करना स्टार्ट किया, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे ये गर्म होना स्टार्ट होंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैसेस हैं, आप जब भी किसी सब्सटेंस को हीट करते हो ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर। वो तेज़ तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इन लिक्विड्स एंड गैसेस। मेटल्स में क्या होते हैं ना, साथ चिपके हुए हैं, तो ये तेज़ तेज़ मूव नहीं करते, तेज़ तेज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो जब आप इनको हीट करते हो ये तेज़ 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 वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से क्या होगा, जब इधर उधर वाइब्रेट करेंगे तो ये अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे, क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। उस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि भाई जैसे यहाँ पे हीट में इन पार्टिकल्स को इन्होंने ऐसे 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 वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, वाइब्रेट करते करते इस पार्टिकल ने इसको टक्कर मारी,
एंड अपनी थोड़ी सी एनर्जी इस पार्टिकल को दे दी। अब इस पार्टिकल में एनर्जी आ गई, इसने वाइब्रेट किया, इधर उधर वाइब्रेट किया, इसने वाइब्रेट करते करते इसने टक्कर मारी इसको, जाके अपनी एनर्जी इसको दे दी थोड़ी सी। अब ये वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करते करते ये अपनी एनर्जी इसको देता है, ये इसको देता है, इसको देता है, देते 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 क्या होगा कि आपके पास हर जगह हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इधर आ जाओ, अब देखो यहाँ पे, अब देखो भाई टक्कर मारते 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 हीट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। अब ऐसा होता जाएगा जब तक हर पार्टिकल तक हीट नहीं पहुँच जाती। वाइब्रेशन करते हुए टकराते हैं, टकराते हुए क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी थोड़ी सी दूसरे पार्टिकल को दे देते हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम जो था ना, वाइब्रेशन, इसे कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास है कंडक्टर्स के लिए भी, और ये आपके पास है इंसुलेटर्स के लिए भी, दोनों के लिए। ये जनरली सॉलिड्स के लिए। अब देखो मेटल्स में ऐसी क्या खास बात है, मेटल्स में ना आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो रेड कलर के मार्क्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कहीं भी जा सकते हैं। अब कहीं भी जाने से मुराद क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसलिए सपोज मेरे पास ये पार्टिकल है, बस ये पार्टिकल है, एक मिनट देना मुझे ना जरा। ओके, हमने गर्म किया ना, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से घूम कर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये वाला यहाँ से होकर यहाँ पे आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये भी ना अपने साथ हीट ट्रांसफ़र करते हैं, और जब पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, एटम्स के साथ टकराते हैं, तो एनर्जी उनको भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, मेटल्स में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ये पार्टिकल है, लेट्स सपोज इसको हीट मिली, ठीक है, ये घूम के गया, इस पार्टिकल के साथ टकराया, इससे अपनी हीट को इसको दे दी थोड़ी सी। बिल्कुल ऐसे सारे भी करेंगे, सही है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपके पास एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसके अंदर जल्दी हीट जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है, सही है। अच्छा, इनको पार्टिकल्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इन्हें। या एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एग्जामिनर ना इन्हें एक और वर्ड देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये आखिर है क्या। वो कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चे देख के हैरान हो जाते हैं, क्या सर ने पढ़ाया, हमें तो आता ही नहीं है, सही। अच्छा, ओके, और ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव। अच्छा, अब कंडक्टिविटी हमने कर लिया, अब एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको आएगा एटीपी में, ये एटीपी में आएगा, आपको ये करना है कि आपको देखो ध्यान से। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है कि आपने ना मेटल की कंडक्टिविटी जानी है। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो हर मेटल जो है ना एक ही रेट पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता। क्या मतलब, दिखाता हूँ। लेट्स सपोज करो, लेट्स अज्यूम कर लो कि मेरे पास 3 मेटल्स हैं। मेरे पास एक है ओ, मेरे पास एक कॉपर है, एक आयरन है, और एक स्टील है। मैंने इन तीनों को यहाँ पे हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो है हीट आपको पता है गर्म रीजन से ठंडे रीजन में जाएगी, ऐसा ही है ना। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर सेम पीसेस ऑफ मेटल लें हम लोग, सेम साइज़ के, तो सबके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र सेम रेट से हो। सेम रेट का मतलब है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना सेम टाइम के अंदर, सही है। लेट्स सपोज इस मेटल को हमें 3 सेकंड लग रहे हैं, इसको 5 सेकंड लग रहे हैं, इसको 5 सेकंड लग रहे हैं, इसको 6 सेकंड लग रहे हैं। तो हर मेटल की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, सही है। और कंडक्टिविटी चेक करने के लिए ना हमने एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। वो क्या है कि आप सबसे पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, ठीक है, आपको एक क्लिप चाहिए, आपको एक इंसुलेटिंग रिंग चाहिए। अब ये इंसुलेटिंग रिंग क्या होती है, ये बनी होती है इंसुलेटर से, जिसके अंदर एनर्जी हीट ट्रांसफ़र आराम आराम से होती है। लकड़ी ले लो जैसे। फिर आपने क्या करना है कि आपने 4 डिफरेंट मेटल्स ले लेने। क्या करना है, आपने 4 डिफरेंट मेटल्स ले लेने। लेट्स सपोज मैंने एक ब्रास ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, स्टील ले लिया। याद रखना है सेम थिकनेस के हों, सेम लेंथ के हों, सेम साइज़ के हों, सही है। और आपने इनको इस तरह एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग लगा देने, जोड़ देने। जोड़ दिया, इंसुलेटिंग रिंग के साथ जोड़ देने। अच्छा, अब आपने दरमियान में हीट करना स्टार्ट करना है, और आपने हीट इस तरह करना है कि चारों को इक्वल क्वांटिटी की हीट मिले, सही है। और फिर आपने क्या करना है कि भाई इन सब के एंड पे आपने क्या लगा देनी है, वैक्स।
वैक्स पता नहीं क्या होती है, जिससे आप वैक्स करते हो, वैक्स स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है, वैक्स। आपने यहाँ पे वैक्स लगा देनी है। एंड ये वैक्स ऊपर नहीं लगी, वैक्स किस तरह लगी, जैसे ये आपका मेटल है ना, तो इसके नीचे वैक्स लगी है, ये वैक्स लगी हुई है, ये वैक्स है, सही। अब होगा क्या, आप जब हीट करना स्टार्ट करोगे तो कंडक्शन के ज़रिए एनर्जी जो है वो इधर से मेटल के एंड में भी जाएगी, है ना, सबके एंड में जाएगी, सबके एंड में जाएगी। एंड होगा क्या, जब हीट एंड तक पहुंचेगी ना, ठीक है, तो ये वैक्स मेल्ट होगी, एंड जब वैक्स मेल्ट होगी वैक्स नीचे गिर जाएगी। अब जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके अंदर एनर्जी जल्दी ट्रांसफ़र होगी, है ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला मेटल जो था, मैं कहता हूँ ये वाला मेटल जो है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है तो जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो वैक्स जल्दी मेल्ट होगी, वैक्स जल्दी गिर जाएगी। ये एक तरीका है पता लगाने का किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। हीट जहाँ से आ जाएगी ना, हॉट रीजन से कूलर रीजन तक, जिसकी जल्दी जाएगी उतना जल्दी वैक्स मेल्ट होगी और जल्दी गिर जाएगी और वो जीत जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। अच्छा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन बेसिकली आपके पास होता है लिक्विड एंड फ्लूइड्स के लिए। ये तरीका है जिसमें एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स के अंदर एंड फ्लूइड्स के अंदर। अच्छा, एक मिनट देना मुझे ना ज़रा, ओके। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब प्रेशर कुकर का सबको पता है, कुकर ले लिया आपने, इस पर ही कुकर के अंदर आपने पानी भर लिया सारा सारा। अच्छा, पानी भरने से क्या हुआ, अब बेसिकली आपने क्या किया, नीचे आग जला दी, इसको हीट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो मेटल होगा वो गर्म होना स्टार्ट होगा, सबसे पहले कंडक्शन होगी ना, मेटल गर्म होना स्टार्ट होगा। अब जब मेटल गर्म होगा ना, जो मेटल के ऊपर जो वाटर पार्टिकल्स होंगे ये भी गर्म होंगे, जो वाटर पार्टिकल्स होंगे भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब जब ये वाटर पार्टिकल्स गर्म होना स्टार्ट होंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या आएंगे देखो यहाँ पे। अच्छा, अब हीट करने से पहले वाटर पार्टिकल्स कुछ इस तरह के थे, हीट करने के बाद कुछ इस तरह के हो गए। अब हुआ क्या, मैंने बताया जब भी लिक्विड गैसेज और सॉलिड्स हो, जब भी आप इनको हीट देते हो तो सॉलिड में जो पार्टिकल एटम्स होते हैं तेज से वाइब्रेट करते हैं और गैस एंड सॉलिड लिक्विड्स में तेज से मूव करते हैं, बिकॉज गैसेस के अंदर लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स कैन मूव। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये यहाँ से वहाँ जा सकता है, मैं इधर चला, मैं उधर चला। जब इनको आप हीट दोगे ना, ये तेज 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 मूव करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, पुश करेंगे, दूर दूर पुश करेंगे। दूर दूर पुश करने की वजह से इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना, पार्टिकल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके दरमियान बॉन्ड्स बने होते हैं, वो बॉन्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, इनके दरमियान स्पेस बढ़ गई है, अब वही पार्टिकल्स नेक्स्ट एग्जांपल में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दरमियान में जगह बढ़ गई ना। आप 4 लोग हो, बिल्कुल फंस के बैठे हुए हो, है ना, फंस के खड़े हुए हो, थोड़ा खुले खुले हो जाओ, दरमियान में जगह बढ़ जाएगी, ऐसे ही ना। तो स्पेस ऑक्यूपाई बढ़ गई अब, एंड स्पेस ऑक्यूपाई को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो जब इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ेगी ना तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही। अब होगा क्या, बेसिकली वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं नीचे वाले, इनके दरमियान की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, बॉन्ड्स जो है इनके वीक हो जाते हैं, स्पेसिंग बढ़ जाती है इनके दरमियान, बॉन्ड्स के दरमियान, और इनका वॉल्यूम कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अपर वाले पार्टिकल जो कि ठंडे होते हैं। तो ये क्या होता है, जो वो गर्म पार्टिकल्स जिनका वॉल्यूम कम होता है ना, ये ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सॉरी, इनका वॉल्यूम बढ़ता है, मैंने गलती कर दी, हाँ सही बताया था, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना जब स्पेसिंग बढ़ेगी, तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं, एंड जो ऊपर ठंडे पार्टिकल्स होते हैं नीचे आ जाते हैं। अब वो पार्टिकल जो नीचे आ जाएंगे वो गर्म होंगे 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 जब तक उनका वॉल्यूम इनसे भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। जब बढ़ जाएगा फिर ये वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आपके पास इवनली हर पार्टिकल के अंदर हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, सही है। अच्छा, और इसे हम कन्वेक्शनल करंट्स भी कहते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर लिक्विड्स, इट्स ऑल्सो फॉर गैसेज एज वेल। आप हीटर लगाते हो, हीटर के सामने जब आप ऊपर हाथ रखते हो ना हीटर के ऊपर, तो आपको लगता है जैसे मेरा हाथ जल जाएगा, इतनी गर्म हवा आ रही होती। होता है बेसिकली क्या है कि ठंडे पार्टिकल जो होते हैं हवा के, वो नीचे आते हैं हमेशा, ठंडे पार्टिकल नीचे आते हैं। जब वो आग के पास आते हैं ना, फ्लेम के पास, तो क्या होते हैं, जो फ्लेम होती है उस पार्टिकल्स को गर्म कर देती है, एंड जब एयर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो पार्टिकल चले जाते हैं ऊपर।
ठीक है, याद रखना हमेशा कोल्ड पार्टिकल्स कम्स डाउन एंड हॉट एयर पार्टिकल्स राइजेस। जब पार्टिकल्स आएगा, जैसे पार्टिकल है गर्म हवा के पास आएगा, ये गर्म होगा, इसकी जो वॉल्यूम है वो इनसे भर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। इसलिए जब आप आग के ऊपर हाथ रखो ना, आपको लग रहा होता है कि बहुत हाथ जल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स गर्म होकर हवा के ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। सही है, कोल्ड एयर हमेशा कम्स डाउन एंड हॉट एयर हमेशा राइजेस। अच्छा, अब रेडिएशन। What is radiation? Basically radiation is for solids, liquids and gases। सही है, ये एक ऐसा तरीका है। अच्छा पहले सुन लो, रेडिएशन जो होती है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप जाते हो टिक्के कबाब लेने, हालांकि आप आग जल रही होती है कहीं पे या फिर कोयला जल रहा होता है, आप हालांकि उससे बहुत दूर खड़े होते हो, लेकिन आपको बहुत गर्मी फील हो रही होती है। मैंने बताया हवा में ना जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो कैसी होती है कि हॉट एयर कोल्ड एयर पार्टिकल्स आते हैं, गर्म होते हैं, ऊपर जाते हैं, है ना। अब ये पार्टिकल्स तो सीधा ऊपर जा रहे हैं, अब जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको कैसी गर्मी लगेगी भाई, ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं ना, उनको लगती है रेडिएशन से, क्योंकि जो गर्म हवा आती है वो हमेशा ऊपर चली जाती है, सीधा ऊपर जाती है। आप जब खड़े होते हैं ना कोयलों के पास, आपको फील हो रहा होता है, जब दूर भी खड़े हो तो आपको लगता है गर्मी लग रही है, मुझे हीट मेरे मुंह पे आगे लग रही है, वो रेडिएशंस निकल रही होती हैं। हमेशा याद रखना, जो भी गर्म चीज़ होती है ना, चाय का कप ले लो, आग ले लो, इवन आप ह्यूमन बॉडीज दे गिव्स ऑफ रेडिएशंस, वी गिव्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस, हम ह्यूमंस भी थर्मल रेडिएशंस एमिट करते हैं भाई, रेडिएशन थर्मल रेडिएशन कहते हैं इसे। तो कोई भी गर्म चीज़ है ना, वो क्या करती है भाई, थर्मल रेडिएशन रिलीज करती है, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालती है, वो बहुत गर्म होती है, बहुत तो नहीं गर्म होती है। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट जितना गर्म होगा ना उतनी ज़्यादा रेडिएशंस वो रिलीज करेगा। सही है। अच्छा, अब ये बात जो है ना आपके एक कान से घुसे दूसरे कान से निकल जाए, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, थर्मल रेडिएशन जो है ना इनको हम इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। दफ़ा करो, समझ नहीं आई हमें। समझो ये कि भाई इसका मतलब ये कि थर्मल रेडिएशन जो है वैक्यूम से भी गुजर सकती हैं, ये वैक्यूम है लेट्स सपोज, ठीक है, ये ऐसा वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए हीट आपकी वैक्यूम से भी गुजर सकती है ना। अब हमने क्या एग्जांपल देखी कि एयर के अंदर एयर पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है। अब वैक्यूम के अंदर एयर पार्टिकल्स होते ही नहीं है तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, है ना, हीट ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। तो इट इज़ द ओनली वे थ्रू हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वैक्यूम। अब अर्थ से हमारे तक हीट आती है वो रेज के तौर में आती, इंफ्रारेड वेव थर्मल रेडिएशन के तौर पे आती है, फॉर्म में आती है। सही है। तो बेसिकली रेडिएशन एक वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए आपका जो हीट है वो क्या करती है, वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है, पास हो सकती है। अच्छा, अब इफेक्ट्स ऑफ कलर और थर्मल रेडिएशन, हम थर्मल रेडिएशन को अभी ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कुछ हद तक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने बड़ी कहानियाँ सुनी होती हैं घर वालों में, काला कपड़ा मत मत पहनो गर्मियों में, बहुत गर्मी लगती है, गर्म हो जाता है जल्दी, चिट्टा कपड़ा जल्दी गर्म नहीं होता, काला कपड़ा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, वगैरह वगैरह, बड़ी कहानी सुनी है ना। आज इन सब का पोल खोलूँगा, रिवील करूँगा भाई। ब्लैक, डल ब्लैक, वाइट एंड शाइनी, इन कलर्स का बड़ा रिलेशन है रेडिएशंस के साथ। अब ब्लैक कलर जो होता है ना, आपने नोटिस किया होगा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब बहुत जल्दी गर्म क्यों होता है, इसकी बहुत बड़ी डिटेल है। देखो, आपका ब्लैक कलर जो होता है ना ये लाइट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, ये क्या करता है लाइट को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जब हीट रेज आती हैं, थर्मल रेडिएशंस आती हैं ना, जब थर्मल रेडिएशंस आती हैं तो ब्लैक कलर ना उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए रेड कलर ब्लैक कलर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और भाई इसे कहते हैं अब्जॉर्बिंग एबिलिटी। अब काला रंग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक कलर होता है ना ये बहुत अच्छा एमिटर भी होता है। जैसे आपने कपड़ा गर्म किया, गर्म होने में दो तीन सेकंड लगे, ठंडे होने में भी 2-3 सेकंड लगेंगे इसको, मतलब ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी कर लेता है और छोड़ भी बहुत जल्दी देता है। अब डल ब्लैक जो होता है, ज़रा ब्लैक कलर सारी की सारी मतलब मोस्टली रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। डल ब्लैक कैसे आजकल जो देखते हैं हम लोग, जो मोस्टली डल ब्लैक छोटे पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसे कहते हैं डल ब्लैक। ये रीजनेबल होता है, मतलब सही है, और एमिटिंग भी सही है, मतलब अच्छा खासा सही अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर इसको 3 सेकंड लग रहे हैं, इसको 5 सेकंड लगेंगे, और निकालने में 5 सेकंड लगेंगे। अब वाइट जो है ना ये बड़ा पुअर होता है, चिट्टा कपड़ा बहुत देर बाद गर्म होता है। अच्छा, लेट से वो इसको गर्म होने में 10 सेकंड लग गए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब ये कपड़ा बहुत देर बाद गर्म होता है तो अब्जॉर्बिंग पावर बड़ी पुअर है इसकी। इसके अलावा भाई जब ये गर्म हो जाए ना तो ठंडा भी बहुत देर बाद होता है, ठंडा होने में भी लेट सपोज को 10 सेकंड लगेंगे।
तो चिट्टा कपड़ा जो है, जो वाइट कलर होता है, ये बहुत देर बाद गर्म होता है और एक बार जब गर्म हो जाए तो अपनी हीट को देर तक रिटेन भी करता है। अब शाइनी, शाइनी की एग्जांपल लो, खाना गर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल है ना, एल्यूमिनियम फॉइल में लगते हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है वो शाइनी कलर की होती है, तो ये क्या करती है? वेरी 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 पुअर अब्जॉर्बर। भाई ये हीट बहुत 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 बुरी तरह अब्जॉर्ब, बहुत लाइक कम अब्जॉर्ब करती है, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसे ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये हीट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा लेट्स सपोज ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये खाना पड़ा आपका अंदर, फूड पड़ा है। अब इससे थर्मल रेडिएशन निकलेंगी ना, ये मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, मोस्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, कुछ निकलेंगी सिर्फ बाहर। इसलिए खाने को गर्म रखने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज गर्म होने में इसको 1 घंटा लगे, ठीक है, गर्म होने में घंटा लगेगा, और हीट रिलीज़ करने में, एक बार गर्म हो जाए तो हीट रिलीज़ करने में भी बहुत देर लगेगी इसको, मतलब बहुत बुरी अब्जॉर्बर भी है और एमिटर भी है। इसलिए हम मोस्टली हार्ड पार्ट देखो वहाँ पे भी शाइनी हम मेटल यूज़ करते हैं, और खाने को गर्म रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ होती है, वो भी शाइनी होती है। सही, ये आपका था। अच्छा, अब थर्मल रेडिएशन एमिशन। थर्मल रेडिएशन एमिशन का मतलब है कि भाई थर्मल एनर्जी अपने अंदर से रिलीज़ करना। भाई थर्मल एनर्जी, लाइक थर्मल रेडिएशन रिलीज़ करना, एमिशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: टेम्परेचर, डार्कर कलर, सरफेस एरिया। अब मेरे पास 2 कप है, एक कलर मेरा वाइट है, एक ब्लैक है, दोनों के अंदर चाय है। अब कौन सी ज़्यादा थर्मल रेडिएशन रिलीज करेगा? ब्लैक कलर। डार्कर दी कलर, जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन जल्दी रिलीज होगी, पढ़ा ना अभी। वाइट पुअर एमिटर है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है, ब्लैक बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास टेम्परेचर। अच्छा, अब मेरे पास ये कप है, लेट्स सपोज इसके अंदर चाय है, इसके अंदर भी चाय है, सेम कलर है। भाई एक के अंदर चाय 80 डिग्री पे है, एक की चाय 40 डिग्री पे है। जिसकी ज़्यादा हॉट होगी ना, उसके अंदर से ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी। होटर दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, होटर दी अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रिलीज्ड। अच्छा, एक सरफेस एरिया होता है, 2 टप में, एक टप ये है पानी का, एक टप ये है। अब एक बड़ा है, एक छोटा है। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आपका, ठीक है, जो सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन आपकी रिलीज होंगी, उतनी ज़्यादा रेडिएशन रिलीज होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेडिएशन रिलीज होंगी। तो इस ऑप्शन में भी, ठीक है। तो बेसिकली आपका थर्मल रेडिएशन एमिशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: टेम्परेचर पे, डार्कर कलर पे, सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा चीज़ गर्म होगी उतनी ज़्यादा रेडिएशन वो रिलीज़ करेंगी, जितना डार्क कलर होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ करेंगी, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन वो रिलीज़ करेगी। सही हो गया, आगे आ जाओ। अब ये एटीपी में आता होता है कि भाई बताओ कि भाई कलर का डिफरेंस कैसे जाने हम लोग। भाई कलर का क्या ताल्लुक है थर्मल रेडिएशन एमिशन से, या फिर अब्जॉर्बिंग से क्या ताल्लुक है, आप एक्सपेरिमेंट करके बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेट्स सपोज हमें कहा गया है कि भाई आपके पास एक ब्लैक फ्लास्क है एंड एक वाइट फ्लास्क है। आपने ये बताना है कि भाई क्या वाइट जल्दी हीट अब रिलीज़ कर देता है या ब्लैक जल्दी हीट रिलीज़ करता है, प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, एक बंदे ने कहा कि ब्लैक जल्दी हीट रिलीज़ करता है वाइट के निस्बत। उन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट प्लान करो और हमें प्रूफ करके दिखाओ। अब जो इक्विपमेंट चाहिए आपको वो क्या है? एक स्टॉप वॉच है, घड़ी, सही है, स्टॉप वॉच है, बड़ी प्यारी बनाई मैंने। आपको एक पतीला चाहिए, पंच से बढ़ना चाहिए, पानी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? आप इस पानी को गर्म करोगे, 100 डिग्री पे ले जाओगे, आग से पानी को गर्म करोगे। फिर क्या करोगे? आप 2 फ्लास्क लोगे, एक लोगे वाइट एंड एक लोगे ब्लैक। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपने इस फ्लास्क में पानी डाला 500 ml, तो आप दूसरे में भी 500 ml ही डालोगे, दूसरे में 500 ml ही डालोगे। अच्छा, और टेम्परेचर भी सेम हो। लेट्स सपोज इधर जो पानी डाला है उसका 100 डिग्री से टेम्परेचर है, इसका भी 100 ही हो। सही है। अच्छा, आप क्या करोगे? इसके बाद आप ना थर्मोमीटर डाल दोगे दोनों के अंदर और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, अब ये आपने लाजमी बताना है कि आप टेबल बनाओगे एंड हर 30 सेकंड्स बाद आप रीडिंग्स को रिकॉर्ड करोगे टेबल के अंदर। ठीक है, फिर आप 3 मिनट बाद देखोगे या 3 मिनट बाद की रिकॉर्डिंग चेक करोगे, रीडिंग चेक करोगे। ठीक है, तो आपको पता ये चलेगा कि भाई सेम टाइम के अंदर, लेट्स सपोज 3 मिनट के अंदर, वाइट का जो टेम्परेचर कम हुआ वो था 30 डिग्री सेल्सियस, लेट्स अज्यूम, एंड ब्लैक का जो कलर कम हुआ वो 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि भाई सेम टाइम के अंदर ब्लैक कलर वाले के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा गिरा एज़ कम्पेयर टू वाइट वाला।
ये एक ATP क्वेश्चन था जो आपको आता है मोस्टली, बच्चे लाइक स्टूडेंट्स टेंड्स टू फाइंड इट हार्ड, बल्कि बहुत आसान है भाई, ठीक है। तो ATP तैयारी भी साथ साथ करवाता रहूँगा। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये कि बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो पाक स्टडीज़ वाले भी हो गए हो, हमें भूल ही गए हो। तो नहीं भाई, किसी को नहीं भूला मैं सबके साथ चलता हूँ, ठीक है। सारा हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाओ। अ सॉलिड बार इज हीटेड एट वन एंड। अब आपके पास सॉलिड बार है, आप उसको एक एंड से हीट कर रहे हो, ठीक है। हाउ इज थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द अदर एंड ऑफ द बार। अब यहाँ से थर्मल एनर्जी कैसे जाएगी। पहली बात तो देखो आपके पास क्या है, एक ये सॉलिड बार है। अब सॉलिड क्या होती है, सॉलिड आपके पास सिर्फ सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स बहुत सॉलिड होते हैं। अब अपने दिल ना कह देना, ठीक है, मैं मेरे मसल्स बहुत सॉलिड है ऐसे ना कह देना, मसल्स भी वैसे होते हैं तो सॉलिड ही हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैसे तो। अच्छा, अब सॉलिड बार क्या कह रही कि भाई आपके पास सब्सटेंस जो क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते बताया है। जब गर्मी मिलेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड वाइब्रेटिंग करते हुए क्या होगा, अपनी एनर्जी एक दूसरे को टकराते हुए ट्रांसफ़र करते जाएंगे। एंड क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी। बेसिकली इजर टर्म्स में कहें तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। अच्छा, एक कह रहा है हीटेड मॉलिक्यूल्स मूव। मॉलिक्यूल्स याद रखना है, आपके पास सॉलिड में कभी भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं। हीटेड मॉलिक्यूल्स स्टे कंप्लीटली स्टिल बट गिव एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स। कंप्लीटली स्टिल भी नहीं रहते, ये करते हैं वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन पता है ना क्या होती है। हीटेड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, हाँ वाइब्रेट मोर रैपिडली एंड पास एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ये सही है। अच्छा आगे आ जाओ। अ कॉपर इज रोड इज हीटेड एट वन एंड। ये कॉपर रोड है आपके पास, आपने इसको एक हैंड से हीट किया, ठीक है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ हीट ट्रांसफर अकर्स इन द कॉपर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये कॉपर जो है ना, ये एक मेटल है, और कॉपर के अंदर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स भी होंगे, साथ इसके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव वेर एवर दे कैन एंड दे कैन कैरी एनर्जी विद दैम। सही है, ठीक है। तो इसमें दो तरह से होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कह लो, एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, चाहे एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, इवन सही होगा। एनर्जेटिक कॉपर मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स अभी मूव नहीं करते, मॉलिक्यूल्स कभी मूव नहीं करते, ये भी गलत है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द कूलर एंड टू द हॉटर एंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कूलर से हॉटर में जाते हैं या हॉटर से कूलर में जाते हैं। अब बच्चा जो होगा वो सी चूज कर लेगा, है ना। मैंने क्या बताया था कि हीट एनर्जी है ही वो एनर्जी जो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, एंड हमेशा हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में जाती है। तो डी इज योर करेक्ट चॉइस बेटा। ओके आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट कॉपर एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन ग्लास। भाई कौन सा पार्ट बताता है कि भाई कॉपर आपका ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है ग्लास से, ठीक है। एटॉमिक वाइब्रेशन इज पास ऑन टू नेबरिंग कॉपर एटम्स क्विकली। एटॉमिक वाइब्रेशन होती है, अब ये गलत नहीं है, एटॉमिक वाइब्रेशन कॉपर में होती है लेकिन ग्लास में भी होती है। एटॉमिक वाइब्रेशन कॉपर में होती है और ग्लास में भी होती है। हमें पता है कॉपर में एटॉमिक वाइब्रेशन भी है, इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जल्दी होती है, गलत है। एटम्स मूव, एटम्स कभी मूव नहीं करते, देयर आर डेंसिटी का कभी कोई मसला होता ही नहीं है। अब बच्चा ही लास्ट तो ये होगा, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर। हाँ भाई ये सही आंसर है। अ सिल्वर कप इज फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर फ्रॉम अ केटल। भाई आपने एक सिल्वर कप के अंदर बॉइलिंग वाटर डाल दिया, बॉइलिंग वाटर डाल दिया, उबला हुआ पानी। अ मैन टचेज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कप, पागल होगा मेरी तरह, एंड फाइंड्स दैट इट इज एक्सट्रीमली हॉट। अब बंदे को मतलब दिमाग ख़राब है कि गर्म बॉइलिंग वाटर एंड कप को हाथ लगा रहे हैं, उसको पता ये चला कि भाई ये तो बहुत गर्म है ना। अब क्यों गर्म है भाई, क्यों गर्म है इतना। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन बॉइलिंग वाटर। अच्छा आप कहोगे भाई कन्वेक्शन वाला सही है, देखो कन्वेक्शन जो है ना, ये कप है ये वाटर है, कन्वेक्शन इन वाटर पार्टिकल्स के अंदर हुई होगी, ना कि कप के मेटल के अंदर। कन्वेक्शन वाटर पार्टिकल्स के अंदर होती है, मेटल के अंदर नहीं, कप मेटल का है। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इट, हाँ ये सही आंसर है, कंडक्शन हुई है।
चलो बाकी देखते हैं। लेटेंट हीट का कोई लेना देना नहीं है। द शाइनी सरफेस इज अ गुड एमिटर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। भाई पहली बात तो इस पे कभी जाना भी ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है भाई। गुड एमिटर है ही नहीं, बड़ा बैड एमिटर है, बचा ही भी। अच्छा, अ रोड ऑफ मटेरियल, अ रोड ऑफ मेटल, एक मेटल की रोड है, ठीक है, हीटेड एंड वन एंड, एक मेटल की रोड है, आपने उसको एक एंड से, वही वही मतलब वही क्वेश्चन है मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही आगे आ जाओ। ये भी वही आगे, ये देखो ये बड़ा मसला है, मजा गया। एन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट एज शोन इन द डायग्राम। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, पानी है बीच में, एंड ये आपके पास मेटल गोज है, एंड ये आइस है। अब वो कह रही है पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा है, लेकिन आइस इतनी जल्दी मेल्ट क्यों नहीं कर रही, क्या मसला है ना, क्या मसला है? देखो, कन्वेक्शन नेवर अकर्स इन वाटर। पहला बात तो ये तो बिल्कुल गलत है। कन्वेक्शन जो है वो होती है वाटर में ही होती है। आइस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आइस जो है ना ये सॉलिड है, एंड मैंने बताया सॉलिड आर गुड कंडक्टर्स। द गॉस प्रिवेंट एनर्जी रीचिंग द आइस। अभी जो पानी के अंदर एनर्जी होगी ये गॉस रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा। ये गॉस बना ही मेटल का भाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये भी गलत है। बचा ही डी, लेकिन वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। वाटर बहुत पुअर कंडक्टर। याद है मैंने कराया था कि जैसे जैसे आप सॉलिड से लिक्विड से गैसेस पे जा रहे हो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जब आप वाटर से, वाटर की कंडक्टिविटी बहुत बुरी होती है। आगे आ जाओ, ये देखो बहुत आसान है, भी कर लेना खुद ही। मैं अब मुश्किल करा दूँ कि 1 मिनट रह गया, फिर मैं तो जगह फिर कोई सर ने कराया नहीं मुश्किल वाले। मैं थ्योरी को समझा दूंगा इंशाल्लाह इसके, ठीक है। डायग्राम शोज इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अच्छा, ये आपके पास एक कूलिंग यूनिट लगा हुआ है जो कि हवा को ठंडा करता है। When the refrigerator is first switched on, what happens to the air near the cooling unit? हम जब इस फ्रीज़र को ऑन करेंगे, जो एयर पार्टिकल इसके इर्द गिर्द होंगे